आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 12 में जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उसमें जो पहले यूनिट की इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात चल रही थी उसके न्यूमेरिकल हम लगातार बता रहे थे। एक लास्ट चीज बची हुई है, कुछ उसके न्यूमेरिकल बचे हुए थे, उन पे जरा फोकस करते हैं और उन बचे हुए न्यूमेरिकल को जरा सॉल्व करते हैं। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हैं, टोटल NCERT बेस पर सवाल ये हैं। ये सारे न्यूमेरिकल जो भी आज की वीडियो में पढ़ेंगे वो सारे NCERT के क्वेश्चन हैं और ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सवालों को बहुत ध्यान समझेंगे तभी आप इनको समझ पाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है NCERT की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा में है, इसलिए इसके शब्दों को, इसकी भाषा को बड़े आराम समझेंगे तो ही बातें आप समझ पाएंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, लिखा गया है दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा गोलों B की त्रिज्याएं जो हैं वो नगण्य है। ये प्रश्न हमारा है। क्या कह रहा है प्रश्न कि दो विद्युत रोधी गोले हैं, कितने गोले हैं? दो। एक का नाम है A, एक का नाम B है। एक ये गोला A है और दूसरा ये गोला B है। ये विद्युतरोधी हैं और इनके बीच की दूरी हमें पता है, कूलाम के नियम से पढ़ चुके थे हम लोग। जो हम दूरी लेते हैं वो एक गोले के केंद्र से दूसरे गोले के केंद्र तक लेते हैं और ये दूरी प्रश्न बता रहा है कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस नहीं है, 50 सेंटीमीटर। अब आगे लिखा उसने, ये दोनों गोलों पर पृथक पृथक मतलब है अलग अलग, दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश है। इस गोले पर जो आवेश है वो 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम और इस गोले पर भी है 6.5 × 10⁻⁻7। दोनों गोलों पर पृथक मतलब अलग अलग आवेश देना है। अब इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। प्रतिकर्षण क्यों कह रहा है? प्रतिकर्षण कहने का मतलब है कि आवेशों की प्रकृति समान है। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य हम जानते हैं हमेशा प्रतिकर्षण होता है और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण होता है। तो यहाँ दोनों पर धनावेश है इनके बीच, और क्या कह दिया गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोले A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य है। यानी ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों गोलों के बीच डिस्टेंस है वो इनकी रेडियस की तुलना में बहुत ज्यादा है। यानी रेडियस जो है त्रिज्या और ना के समान है। यानी इसको आप छोड़ सकते हो, इसकी त्रिज्या से दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतने छोटे गोले हैं कि दूरी की तुलना में उनकी त्रिज्या ना के समान है। आइए अब कह रहा है वैद्युत प्रतिकर्षण बल बताओ। तो कूलाम के नियम से आपने पढ़ रखा था कि जो वैद्युत बल होता है दो आवेशों के बीच, उस वैद्युत बल का फार्मूला कूलाम के नियम से पढ़ा हम लोगों ने, 1/4πε0। वायु अगर निर्वात माध्यम है तो Q1 Q2/r²। यहाँ किसी माध्यम की बात नहीं की है, इसका मतलब आवेश वायु या निर्वात में ही होंगे। अब दिया क्या प्रश्न है हमें, दोनों गोलों पर आवेश दिया है Q1 और Q2, दोनों का मान समान है। कितना है? 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। और क्या दिया है, इनके बीच की दूरी वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। यहां आपको थोड़ा एक बात और समझनी पड़ेगी कि आवेश का मात्रक कूलम है, होता है SI मात्रक। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, प्रश्न कूलम में दिया है। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, लेकिन प्रश्न में दिया है सेंटीमीटर। हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये बात का ध्यान रखना होगा कि सारे जितनी भी राशियां आपको दे रखी हैं, सारी राशियों के मात्रक एक ही यूनिट में होने चाहिए, एक ही पद्धति में होने चाहिए। अब ये SI पद्धति में है, ये सीजीस पद्धति में है, तो इन दोनों की पद्धति में एक करनी पड़ेगी। नहीं सेंटीमीटर यहां से हटा सकते हैं,
तो 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻² मीटर होती है। अब यहां हम लिख सकते हैं R बराबर 50, 1 सेंटीमीटर आया और 10⁻²मीटर, या 100 का आप भाग कर सकते हो। एक जीरो से एक घात कम हो जाएगी तो बचेगा 5 गुणा 10⁻⁻1 मीटर। ये हो गई दूरी, और इनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल की वैल्यू पूछी गई है। ये इतना प्रश्न था। हमने वैद्युत बल के लिए फार्मूला लगा दिया कूलाम के नियम से, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/4πε0 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इस कांस्टेंट वैल्यू का मान आपको पता होगा कितना होता है, 9 गुणा 10⁻⁹ इंटू Q1 का मान है 6.5 इंटू 10⁻⁻7, और यही वैल्यू Q2 की भी है 6.5 इंटू 10⁻⁻7। डिवाइड बाई लिखा हुआ है R², R की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻1। इसका क्या कर देना है, स्क्वायर। जो भी R की वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसका। तो F इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 9 गुणे 10⁻⁹ इंटू 6.5, ये 6.5 ये एक साथ कर लेते हैं, और घातों का जब मल्टीप्लाई करें -7 ये है, -7 तो माइनस की 14 हो जाएंगी, डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 में 25 हो जाएगा, और घात पर घात का गुणा होता है तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब 5 से 100 कट कर देंगे तो 5 25, 13 पना 65, ये भी कट हो जाएगा, 13 पना 65। तो F बराबर हो जाएगा 9 इंटू 13, 13 169 होते हैं, गुणा घातें जरा देखिएगा, ये माइनस का 2 घात है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 9 2 11 प्लस की हो जाएंगे, और ये माइनस की पहले से लिखी है 14, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 81 का 1, और 9 6 का 54, 54 8 हो जाएंगे 62, 62 के 2, 9 एकम 9 6 15, और पॉइंट होना लग जाएगा 2 अंक पर। ये 11 से 14 घटाओगे तो -3, बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। या इसको आप ऐसे देते हो, दशमलव खसका लो, 1.521, एक घात और कम हो जाएगी, -2 न्यूटन। ये आ जाएगा इन दोनों गोलों के बीच लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल, जो हमारा फाइनल आंसर हो गया। इजी था। Q1 Q2 R के मान दिए थे, केवल यहाँ पर हमने मात्रकों को एक ही पद्धति में कर लिया, वैद्युत बल पूछा था उसका फार्मूला लगा दिया, मान दिया, सॉल्व कर दिया। चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बात उसी प्रश्न की उसने है, उसी क्वेश्चन का सेकंड नंबर देखो है। प्रश्न वही है, कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। क्या कह दिया प्रश्न ने कह दिया है कि अब उन गोलों पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, यानी पहले जो आवेश था उस आवेश का दुगना कर देना है। यानी पहले आवेश था Q1, पिछले सवाल की बात हो रही है, NCERT हमेशा सवालों को ऐड करती है, उसी सवाल दूसरा सवाल ऐड कर देती है। तो पिछला जो सवाल था उसमें Q1 Q2 की वैल्यू ये थी और दूरी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर थी, ये बात थी। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, अब कह रहा है आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दो। यानी मान लो अब जो आवेश हो जाएगा Q1 अब डैश हो जाएगा, दूसरे वाले गोले पर अब आवेश Q2 डैश, दोनों बराबर रहेंगे, दोनों दुगना। पहले वाले आवेश को मान लो उसको हमने Q कह दिया तो इस Q का दुगना 2Q, पहले आवेश का दुगना, या इस वैल्यू में 2 गुणा कर दो, दुगना हो जाएगा। दूरी क्या कह रहा है, दूरी को पहले से आधा कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए, तो दूरी हो जाएगी अब R डैश, और पहले थी R उसका हो जाएगी आधी। यानी अगर आप मान रखना भी चाहते हो तो इसमें भी मान रख सकते हो आप, 2 गुणा Q का मान है 6.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम,
तो ये हो जाएगा 65 दूनी 130 13 गुणा 10 घाते -7 गुना। और दूरी अब जो हो जाएगी r थी 50/2 सेंटीमीटर में, तो आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। इसका सेंटीमीटर हटा दोगे तो 25 गुणा 10 घाते -2। अब जो बल है वो बदल जाएगा, अब वो बल हो जाएगा F डैश। क्या हो जाएगा? F डैश। इस F डैश का मान कितना हो जाएगा वो पूछा गया है, तो आप फार्मूला लगा दो कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी नहीं बदलता, उसका नाम है नियतांक, जो हमेशा नियत रहेगा। आवेश बदल गए हैं, Q1 डैश Q2 डैश, दूरी भी बदल गई है R डैश, उसका हो जाएगा 4²। सारी वैल्यू आपके पास रखी हैं, ये Q1 Q डैश की वैल्यू है, ये R की वैल्यू है, R डैश की रख दोगे, F डैश की वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगी। तो ये आपको क्वेश्चन करना है और इसका आंसर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स बताना है क्या आंसर आपका आया है। तो कह सकते हैं क्वेश्चन इजी है। थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी सवाल की फिर बात है। अब इस सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। ये सवाल तो वही है, लेकिन इसमें काफी चीजें चेंजमेंट की गई हैं और इसमें बहुत सारी बातों को जोड़ा गया है। अगर इस सवाल को अच्छे से नहीं समझेंगे, अच्छे से भाषा इसमें नहीं पढ़ेंगे, तो आपको इस क्वेश्चन कर पाना कठिन हो जाएगा। देखो, उसी अभ्यास में मान लीजिए अभ्यास 1.12 में जो पिछला हमने सवाल पढ़ा था, पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड नंबर, उसमें गोले ए तथा बी साइज में सर्वत्र सम है, दोनों का साइज सेम है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, यहां क्या लिखा है? अनावेशित गोला, यानी इसके ऊपर आवेश नहीं है। अनावेशित गोला, पहले गोले आवेशित है दोनों, और ये तीसरा जो गोला है वो अनावेशित है। अब ये अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में और तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है, तो अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या हो जाए? अब बहुत ध्यान सुनना है। पहले गोले थे 2 गोले, कौन कौन से? एक था ए गोला और दूसरा था बी गोला, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस थी 50 सेंटीमीटर, वही प्रश्न चल रहा है। ये डिस्टेंस थी 50 सेंटीमीटर। अब एक और गोला आ गया, तीसरा गोला सी। तीसरा गोला एक और हमारे पास हो गया है सी। ये गोला सी है, ये भी उसी साइज का है, तीनों का साइज सेम है। इन पर जो आवेश थे वो पहले आपको पता है, इस पर Q1 Q2 मान बराबर थे, ये भी Q था, ये भी Q था। क्या था हम आपको बता सकते हैं, पिछले सवाल में आप देख के आए हो कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q, और उसका मान वही चल रहा है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम, और इनके जो बीच दूरी थी वो भी वही चल रही है 50 सेंटीमीटर, जिसको मीटर बनाया गया था 5 × 10⁻⁻1 मीटर। वही शुरुआत सवाल चल रहा है। तीसरे सवाल पर आ गए, लेकिन क्वेश्चन अभी वही है, बस उसकी बातें चेंज हो रही हैं। अभी तक क्या था? 2 ही गोले थे, लेकिन अब एक तीसरा गोला हमारे पास और अनावेशित गोला है सी। इसके पास जो आवेश है वो आवेश 0 है, अनावेशित है, यानी QC गोले का आवेश 0 है। और इस वाले गोले को आवेश को हम कह सकते हैं QA बराबर Q, ए गोले का जिसको हमने Q कह लिया Q1 Q2, इस बी गोले को आवेश को हमने Q बराबर Q, क्योंकि दोनों पर आवेश समान था। अब क्या कह रहा है प्रश्न? अब ये गोला जो सी है पहले जाता है गोले ए के संपर्क में, हम नहीं कह रहे, प्रश्न कह रहा है पहले गोले के संपर्क में, पहले गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर, किसको लाएगा संपर्क में? इसी वाले गोले को पहले ए गोले के संपर्क में ले जाना है, फिर बी वाले गोले के संपर्क में ले जाना है, अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो जब ये संपर्क में आता है, जब 2 गोले आपस में संपर्क में आते हैं,
तो उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज में आवेश का वितरण हो जाता है। जिसके पास चार्ज होता है वो चार्ज ट्रांसफर करता है कम चार्ज वाले चालक की ओर। जब ये गोला इसके बाद कोई आवेश है नहीं, जब इसके संपर्क में आएगा तो ये कुछ आवेश को अपना दे देगा, अब ये भी आवेश हो जाएगा। फिर ये जब इसके संपर्क में जाएगा तो इनके बीच में आवेश का ट्रांसफर होगा, तो आवेश चेंज होंगे, इसीलिए बल पूछा गया है। तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। जब गोला सी, कौन सा गोला, सी, ये वाला किसके संपर्क में जाएगा, गोले ए के। जब गोला सी गोले ए के संपर्क में आता है तो क्या हुआ होगा, जरा देखो। ये था गोला ए और दूसरा गोला आ गया इसके संपर्क में, वो गोला है सी, ये गोला है सी। और इस पहले वाले गोले पर आवेश था क्यू ए और इस पर आवेश था क्यू सी। क्यू ए का मान वही क्यू है, इसको हमने क्यू ए कह देते हैं, इसको क्यू बी कह देते हैं, हमने भी क्यू मान रखा है। क्यू ए क्यू है और क्यू सी क्या भी जीरो है। लेकिन अब क्या होगा, इस कंडीशन पे भी क्यू सी क्या है, जीरो है। इसके पहले गोले क्यू ए पर आवेश क्यू है और क्यू सी अभी जीरो है, जब संपर्क में नहीं आया है। जैसे ही संपर्क में आएगा तो इससे चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा। कितना और ट्रांसफर होगा, तो इनका निकालते हैं हम औसत आवेश। तो औसत आवेश निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों हो जाएगा बराबर, तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक दोनों पर बराबर नहीं हो जाएगा। तो जो दोनों बराबर हो जाएगा वो आवेश क्या हो जाएगा, उस आवेश को हम लिखेंगे क्यू ए डैश बराबर क्यू सी डैश बराबर, फार्मूला इसका होगा क्यू ए प्लस क्यू सी बाई 2। बहुत ध्यान समझना होगा, ये बात समझाएगी। इस गोले के पास आवेश है, इस गोले के पास आवेश नहीं है। जैसे संपर्क में आएगा ये वाला गोला अपना आवेश को ट्रांसफर करेगा और कब तक करता रहेगा, जब तक कि दोनों पर बराबर बराबर आवेश ना आ जाए। तो आवेश कितना कितना हो जाएगा, एग्जाम्पल समझ सकते हो, क्यू है तो क्यू बाई टू हो जाएगा, आधा आधा हो जाए। लेकिन कैसे निकालना होता है, तो ये निकाल तरीका इनका एवरेज निकालते हैं, औसत बराबर। तो अब जो गोले ए पर बचेगा, पहले था क्यू, अब तो क्यू रहेगा नहीं क्योंकि इसका आवेश कुछ निकल जाएगा। तो अब जो बचेगा उसको मैंने कह दिया क्यू ए डैश। पहले सी वाले पर क्यू सी था यानी जीरो था, अब तो जीरो नहीं रहेगा तो उसका आवेश को मिल जाएगा, तो उसका आवेश हो जाएगा क्यू सी डैश। तो इसका मान क्या हो जाएगा, क्यू ए डैश बराबर क्यू सी डैश, और क्यू ए का मान था क्यू और क्यू सी का मान था जीरो, इस पर कोई आवेश नहीं था क्योंकि अनावेशित था, और डिवाइड बाई 2। तो क्यू ए डैश बराबर क्यू सी डैश, जीरो जोड़ोगे तो क्या है, क्यू बाई 2। यानी अब ए गोले पर भी आवेश क्यू बाई 2 हो चुका है और सी वाले गोले पर भी आवेश क्यू बाई 2 हो चुका है। अब न इस पर क्यू बचा न इस पर सी बचा, क्योंकि संपर्क आने से आवेश का ट्रांसफर हो गया। अब क्या कह रहा है, अब यही गोला सी दूसरे गोले संपर्क जाता है, तो लिखेंगे जब गोला सी गोले बी के संपर्क में आता है, गोले बी के संपर्क में आता है। देखो पहले आवेश क्या होंगे, जो पहले बी पर आवेश था पहले, वो क्यू बी बराबर था क्यू ए। आप देख सकते हो क्यू ए का मान भी क्यू था, क्यू बी का मान भी क्यू, पहले जब इसके संपर्क में नहीं आया था। अब लेकिन क्यू सी डैश जो है वो क्यू सी डैश हो चुका है क्यू बाई 2। अब क्यू सी नहीं रहा है, अब उसके पास आवेश आ चुका है। अब दोनों का संपर्क होगा, देखिए
ये गोला है B जिसके ऊपर आवेश है Q और ये QB बराबर है। अब इसके संपर्क में आएगा गोला C। अब इसके संपर्क में आ रहा है गोला C और इस पर जो आवेश है वो QC डैश है और वो है Q/2। अब जैसे संपर्क में आएगा फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो अब क्या हो जाएगा कि इसमें आवेश हमारा ट्रांसफर होने की वजह से इसमें आवेश ज्यादा है Q है, इसमें Q/2 है। तो जैसे ही ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा कि इसका भी औसत निकालेंगे। अब जो B गोले पर आवेश बच रहेगा और C गोले को अब संपर्क में आने के तत्पश्चात अब आवेश जो B पर है वो QB डैश हो जाएगा और जो C पे होगा वो QC डबल डैश हो जाएगा बराबर बराबर। इससे ट्रांसफर हो जाएगा। निकालेंगे कैसे? दोनों का एवरेज, किसका? QB और QC डैश बटे 2, दोनों का औसत। तो QB डैश बराबर QC डबल डैश, QB का मान है Q और QC डैश का मान है Q/2 पूरे डिवाइड बाई 2। तो यहां से जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2 और 3Q/2 और ये बटे वाला 2, तो ये हो जाएगा बराबर 3Q/4। 3Q/4 यही आवेश अब B गोले पर है और यही C गोले पर है। क्या हुआ? जब गोला A के संपर्क में आया था तो उसने आवेश ट्रांसफर कर लिया और A गोले पर बचा था Q/2, C पर भी हो गया था A/2। अब ये C गोला B के संपर्क में आया तो B के पास पहले Q था, लेकिन जैसे संपर्क में आया इससे आवेश फिर ट्रांसफर हुआ। अब फिर दोनों बराबर बराबर हो गया। अब C वाले पर भी हो गया 3Q/4 और B वाले पर भी हो गया 3Q/4। अब प्रश्न क्या कर रहा है? अब दोनों अंत में दोनों से ही हटा लिया गया। अब ना A के संपर्क में है और ना B के संपर्क में है। तो अब क्या कहानी रहेगी? अब कहानी ये हो जाएगी कि अब गोला आपके पास A जो है और जो गोला B है वो वहीं रखे थे जहां रखे गए थे R दूरी पर, लेकिन जो A पर आवेश है वो अब आवेश QA डैश बराबर है Q/2, ये जो आया था, और जो गोले B पर अब आवेश है वो है QB डैश जो 3Q/4 आया है। अब कह रहा है बताओ इनके बीच बल क्या होगा। वार का मान वही है 50 सेंटीमीटर। तो अब बल पूछ रहा है इनके बीच, इसको क्या माने? कुछ भी मान लीजिएगा, F डैश, इसको भी मान लो, F डैश पूछ रहा है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? F डैश बराबर 1/4 π/0 QA डैश इंटू QB डैश बटे R का स्क्वायर। तो F डैश बराबर, इसका मान आप जानते हो 9 × 10⁻9 कांस्टेंट है। QA डैश का मान आपके पास Q/2 है, यहां भी दे सकते हो। बाद में हम Q का मान रख लेंगे क्योंकि Q का मान हमें पता है 6.5 × 10⁻⁷ गुना इंटू ये QB डैश का मांगना है 3Q/4, ये है QB डैश का मान, डिवाइड बाई R वही है 5 × 10⁻⁻1, या भी लिख लो, बाद में लिख देंगे R का मान। तो F डैश बराबर ये हो जाएगा ऊपर 9 × 27 डिवाइड बाई 4 दूनी 8 गुणा 10⁻9 और ये Q गुणा Q हो जाएगा Q² R²। इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे। F डैश बराबर 27/8 गुणा 10⁻9 और Q का मान है 6.5 गुणा 10⁻⁻7, पूरा लेते हैं, पूरा स्क्वायर लगा देंगे, इसका Q का स्क्वायर अलग कर देंगे, और R का मान है 5 गुणा 10⁻1 था और उसका पूरे का होल स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करना है तो जगह पड़ रही है कम, तो इसके लिए हम ढूंढते हैं दूसरा कोई पेज, इस पेज से काम चला लें।
याद रखिएगा जरा आप। बन नहीं रहा यार। ऐसा करते हैं, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना इसका। हाँ और क्या, सब हम ही करें, तुम फिर क्या करोगे। कैलकुलेशन ही बचा है करना, आप कर सकते हो। इसको कट कर देना यहाँ से, थोड़ा से और हेल्प दे रहे हैं। ये हो जाएगा 13×5 तो इसको आप लिख देंगे F डैश बराबर 27/8 गुणा 10⁻9 और ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर, ये घात ऊपर जाएगी तो प्लस और 6 बचेंगे तो 13 में 169 1.69 और घात 6 बचेंगे, 6 का स्क्वायर 12 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये वैल्यू F की अब आ जाएगी। अब इनके बीच बल निकल आएगा। तो थोड़ा भाषा में इसमें पूरा खेल था, भाषा को घुमा रहा था, कुछ कठिन बात नहीं थी। अगर एक एक बात ध्यान सुनोगे तो आप सवाल को अच्छे से लगा सकते हो। तो इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखिए, हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। ये सवाल लगाया था, इसके आगे कौन सवाल था, ये है। इसमें चित्र तो लिखा है, चित्र बना नहीं है। चित्र 1.33 में किसी एक समान से विद्युत क्षेत्र में आवेश कणों के 25 ट्रैक दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों को मान लिखिए और इसमें से किस कण का आवेश अनुपात E5 है। तो इसका ट्रैक बनाया नहीं है, मिस प्रिंट है क्वेश्चन में। तब तक आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बात करेंगे इसकी ट्रैक बना करके। ये देखिए क्वेश्चन, हम लोग पहुंच गए वैद्युत फ्लक्स में। वैद्युत फ्लक्स में आपने पढ़ रखा था, ये वैद्युत फ्लक्स का सवाल है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता था, किसी बंध पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता था। पृष्ठ की जो रेखाएं होती हैं, वैद्युत फ्लक्स की बात की जाए तो एक बंध पृष्ठ होता था, उस बंध पृष्ठ के लंबवत जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती थी, इसका वीडियो हम आपको बनाया था पूरा वैद्युत फ्लक्स का। और ये वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बनाती थी वैद्युत फ्लक्स। वो जो फ्लक्स था वो दो चीजों पर डिपेंड करता था, एक इस वैद्युत क्षेत्र E पर और एक इनका जो एरिया वेक्टर होता था A, उस A पर। जब वेक्टर आए तो फॉर्मूला बनता था फाई E बराबर EA cos थीटा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का ये फॉर्मूला था फाई बराबर EA cos थीटा। इस प्रश्न में कुछ ऐसा लिखा गया, देखिए क्या लिखा है। एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। कोई एक वैद्युत क्षेत्र एक समान जिसकी वैल्यू है 3 गुणा 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। इसमें विचार क्या करना है, पहला क्वेश्चन इसी में। इस क्षेत्र का 10 के उस पार्श्व, यहाँ 10 सेंटीमीटर वगैरह होगा, 10 सेंटीमीटर के उस पार से इसका तल YZ तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। YZ के तल समांतर तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो देखो जरा समझाते हैं। X अक्ष हो गया, ये Y अक्ष हो गया और एक ये होता है Z अक्ष। YZ के तल कैसे है, समांतर है। तो एक ऐसा तल बनाएंगे जो YZ के समांतर हो, कुछ इस प्रकार से। ये एक तल है तो ये तल YZ के कैसे है, समांतर। एक इसका अक्ष Y पे है, एक Z पे है। क्वेश्चन में कुछ ढंग से लिखा नहीं, चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं, शायद यहाँ पर इस तरह से गुजरने वाला क्या पूछा है, फ्लक्स पूछा है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर EA cos थीटा होता है। तो E दिया प्रश्न में, E का मान दिया गया है, कितना दिया है, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। अब इसको अगर हम वेक्टर रूप में लिखेंगे तो हमें चाहिए होगा EA cos थीटा, चूंकि फाई E बराबर EA cos थीटा होता है।
तो ये ई का मान दिया है, ए का मान क्या है 10 सेंटीमीटर भुजा इसकी है, 10 सेंटीमीटर दिया होगा आस पास एक स्केल, जो ये वर्गाकार बना होगा। सेकंड नंबर में यहाँ पे दिखाया भी है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स, इसी वर्ग की बात की, वर्गाकार बनेगा, 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगी। तो भुजा इसकी है 10 सेंटीमीटर। तो इससे हम निकालेंगे क्षेत्रफल A बराबर भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार है ये भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसकी है 10 सेंटीमीटर, उसका कर देंगे होल स्क्वायर, तो 10 आमन हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये न्यूटन बटे कूलम एसआई मात्रक है, ये सेंटीमीटर सीरीज मात्रक है, तो उसको एसआई बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं 100 गुणा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं 10 घाते -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 घाते -2 मीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे 2 दूनी 4। अब 4 जीरो है, 2 जीरो 2 घाते कम हो जाएंगे, तो इसको आप लिख सकते हो 1 गुणा 10 घाते 2 -2 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया। अब जब फार्मूला फ्लक्स निकालने आओगे तो तुम्हें समस्या आएगी एंगल की, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स का फार्मूला है। तो इसमें ई ए और थीटा के मान रखने होंगे। तो ई की वैल्यू आपके पास हो गई, ए की हो गई, थीटा आपको चाहिए होगा। कौन थीटा होता है? ई और ए के बीच का कोण थीटा होता है। अब जब बात कर रहा है वाई जेड तल के समांतर है ये, तो ये वाई जेड तल के समांतर जाएगा तो उसी दिशा में बनेगा जिस दिशा में इसका एरिया होगा। इसका जो एरिया वेक्टर कहाँ होगा? प्रश्न मत बाहर की ओर होगा। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो भी क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसी के लिए समांतर हो जाएगा। यानी अगर इस कंडीशन में जाओ यहाँ पर तो ये ई है, ये ई है, ये इसका पृष्ठ का एरिया है। कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी जिसको देखोगे आप, इसका जो क्षेत्रफल बनेगा ऐसे रखा होगा ऐसे, और वो भी ऐसे ही बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे जा रही है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, और जब एक ही डायरेक्शन में कोण क्या बन जाएगा? यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है। इसको आप ऐसे समझिए कि वाई जेड के समांतर है, ये एरिया है, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहे हैं इससे, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो फाई ई बराबर, ई का मान क्या रखेंगे? 3 गुणा 10 घाते 3, और ए का मान आया 1 गुणा 10 घाते -2, और कास थीटा का मान हो गया 0। तो यहां से हो जाएगा 3 1 कम 3, 10 घात 3 से 2 घातें घट जाएंगी, 10 घात 1 बचेगी, और कास 0 मान 1। तो फाई ई बराबर आ जाएगा 30 1 कम 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका मात्रा। इसी में उसने एक प्रश्न और कह दिया है कि इसी वर्ग देने वाला फ्लक्स ना होगा इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 अंश बढ़ा दे। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 अंश हो जाए, इसी सेकंड बी नंबर में अगर थीटा की वैल्यू 60 अंश कर दी जाए, इसको एक्स अक्ष से 60 कोण कर दिया जाए, यानी ई और ए के बीच का एंगल क्या हो जाए? 60 अंश, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो इसी फॉर्मूले लिख देंगे फाई ई बराबर फिर वही ई ए कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और ई ए का मान हम निकाला, चूंकि कॉस 0 मान तो 1 हो गया, तो ई ए का मान ये आया। अच्छा दोबारा रख के देख लो अपना, ई का मान क्या रखोगे? 3 गुणा 10 घाते 3, ए का मान रखोगे 1 गुणा 10 घाते -2, और कास 60 का मान ना होता है 1/2, तो ये जाएगा 15 दूनी 1.5 आ जाएगा इसका। तो ये बचेगा 1.5, और 10 घात 3 10 घात 2 घट जाएंगी, 1 10 बचेगा। अब 0.0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? फ्लक्स, ये फ्लक्स आपका आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स आ जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार फ्लक्स निकाल सकते हैं। सवाल और भी हैं, लेकिन इस प्रश्न में भी सब कुछ पूछा गया है। लिख रहा है व्यास 1.15 के समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर जाके किसी घन से इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, तो नेट फ्लक्स कितना मिलेगा? कह एक समान विद्युत क्षेत्र 20 सेंटीमीटर जाके किसी घन क्या होता है? इस टाइप से आप घन बनाते हैं। ये आपका एक घन हो गया,
और इस कराए कि बी भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। इसके जो तल हैं वो निर्देशांक तलों के समांतर हैं, ये जो एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड बनेंगे उनके ये समांतर है। तो निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। अब देखो, जिस समय आप फ्लक्स निकालने आओगे, मान लो इस सतह से आपको फ्लक्स निकालना है, तो इससे निकले ये इसका एरिया वेक्टर बनेगा। और यहां जब निकालने आओगे इस वाले सतह से, इस वाले सतह से निकालने आओगे, अब ऐसे यहां से, तो वो फ्लक्स इस सतह से निकालने आओगे, वो वाला फ्लक्स यहां निकालने आओगे, वो वाला फ्लक्स, सबका एरिया वेक्टर बाहर रहेगा। इससे इसका इधर बाहर बनेगा, इसका एरिया वेक्टर। क्योंकि हमने बताया था गॉस की प्रमेय में जो 3D बनता है उसका एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर रहता है। भुजा इसकी 20 सेंटीमीटर रखी है, तो आप घन की भुजा से एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ए बराबर होता है भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल, और इसकी भुजा क्या है, भुजा उसने रखी है 20 सेंटीमीटर। और इसमें फ्लक्स पूछ रहा है, तो आवेश उसी प्रश्न की बात कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वही रहेगा जो आप पीछे पढ़ के आए हो। इलेक्ट्रिक फील्ड वही है जो पिछले प्रश्न थी, E बराबर 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। केवल भुजा बदल गई है, वहां भुजा थी 10 सेंटीमीटर, यहाँ भुजा हो गई है 20 सेंटीमीटर। और इसको अगर मीटर बनाओगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, और इसका जो एरिया निकालोगे तो बन जाएगा भुजा स्क्वायर, तो 0.2 का होल स्क्वायर तो जाएगा 0.04। निकलने वाला नेट फ्लक्स निकालना है, तो फाई ई बराबर निकालोगे E A cos थीटा, और यहाँ जो थीटा होगा निर्देशांक तल से समांतर हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दिशा में ले जाओगे तो बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ऐसे इस दिशा में, जैसे इसके है, तो हर एरिया के लंबवत बन जाएगी। ये यहाँ पे चेक लेना वहां आप पिछले वाले प्रश्न में जा करके, तो ई का मान रखना और ए का मान रखना, थीटा का मान, तो आपको फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते रहा। इसमें भी जो प्रश्न है उसके हिसाब से बॉक्स नहीं बनाया गया है। एक लिखा था किसी काले बॉक्स के पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ली गई माप, तो यहाँ बॉक्स बने नहीं है। चलो ऐसे हल करते हैं इसको। आइए देखिए, देखिए प्रश्न को देखा है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह बताती है कि पृष्ठ के जड़ने वाला नेट फ्लक्स, यहाँ पर नेट फ्लक्स दिया हुआ है, नेट फ्लक्स क्या है, फाई होता है। कितना दिया गया है, 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका नेट फ्लक्स है। कह रहा है कि फर्स्ट नंबर, बॉक्स के भीतर नेट आवेश क्या है। ए नंबर पूछा है कि आवेश कितना है। अब आपने पढ़ रखी गॉस की प्रमेय। गॉस प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा गिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये है गॉस की प्रमेय। तो यहाँ पे लगा दी हमने गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से क्या हुआ कि हमें कि एक क्यू का मान, तो इसका डिवाइड कर लेंगे तो क्यू एक कम क्यू बराबर हो जाएगा फाई ई इंटू ε0। तो फाई का मांगना है 8 × 10⁻³ और ε0 का मान जानते हो आप 8.85 × 10⁻⁻12। ये इसका मान होता है। 8 गुणा कर लेंगे, 8 × 5 = 40, 8 × 64, 64 4 70 हो जाएंगे। फिर 8 × 8 64, 64 और 7 करीब 71। एक बार चेक कर लेना, मल्टीप्लिकेशन सही है गलत है देखना इसका। 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 64, 64 और 4 68 हुए थे, 68 ठीक है। और 8 × 8 64, 64 और 6 70, यहाँ पे 70 आएगा सोच। गुणा 10⁻12 में 3 घट जाएंगे, -9 कूलाम। या इसको आप ऐसे सकते हो 70.8 10⁻9 हटा दोगे तो नैनो कूलाम मिल सकते हो इसको। ये आवेश आ जाएगा। इसी बी नंबर देखो क्या पूछ रहा है। बी नंबर लिखा है यदि बॉक्स के पृष्ठ के से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो
अब कह रहा है जो फ्लक्स बाहर निकले, बहिर्मुखी जो बाहर फ्लक्स निकल रहा है, जो भी काला बॉक्स है उस बॉक्स से निकलने वाला जो फ्लक्स है ये कह रहा है टोटल फ्लक्स क्या है, 0 है। अगर ये फ्लक्स 0 है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो अगर फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब फाई बराबर नेट आवेश जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि एप्सिलॉन 0 हो नहीं सकता, इसका मान इतना होता है। तो यहाँ से आप देख तो 0 रखेंगे तो 0 बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो इसके बटे 1 करोगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और 0 गुणा आप किसी में कर दो सब क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो उसका आवेश क्या हो जाएगा, 0। यानी इस बॉक्स के अंदर जो नेट आवेश है वो 0 होगा, इसलिए से बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या है, 0 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी चित्र दर्शाए अनुसार, तो यहाँ भी चित्र नहीं बना हुआ है, ये बड़ी समस्या रही है वीडियो बनाने की। तो इसमें चित्र बना करके अब की बार से सारे क्वेश्चन एक साथ, जो क्वेश्चन रह गए हैं जिनके फिगर नहीं थे, तो अगले वीडियो में इनको हम एक साथ लाएंगे और तब आपको क्वेश्चन बताते हैं, या हम आपको फिगर में बना दें तो काम चल जाएगा आपका, लेकिन वीडियो भी काफी बड़ा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में इसका हम फिगर बना के आपको समझाते हैं। तब तक के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।